हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत एनसीईआरटी की 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आज हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ स्थान बर्फ़ की तरह ठंडे। जी हाँ, आज हम रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल। मरुस्थल ठंडे भी होते हैं और गर्म, दो प्रकार के होते हैं। और ये क्यों बनते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेगिस्तान है क्या। तो रेगिस्तान क्या है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यानी कि यहाँ पे तापमान जो है उच्च होगा या तो निम्न होगा और वनस्पति का नामो निशान नहीं होता है। वनस्पति बहुत ही विरल पाई जाती है, कुछ झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। तो क्या है कि इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वनस्पति विरल होती है और तापमान चरम होते हैं। चरम तापमान का मतलब है या तो बहुत गर्म तापमान होता है, बहुत अत्यधिक तापमान होता है, अथवा तापमान बहुत ही निम्न होता है, कम होता है, जैसे कि ठंडे शुष्क रेगिस्तान। ठीक है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म अथवा ठंडे हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज हम रेगिस्तान में जीवन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और रेगिस्तान बनते क्यों हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ भौगोलिक अवस्थिति के बारे में भी पढ़ेंगे कि रेगिस्तान कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। तो इन स्थानों में कभी कभी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं, जिसको मरु उद्यान भी बोलते हैं। तो मरु उद्यान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। वन, घास के मैदान और मरुस्थल, इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो नंबर 1 है वनस्पति के आधार पर। वनस्पति के आधार पर यानी कि घनत्व के आधार पर। तो वनस्पति का घनत्व अगर बहुत अधिक है, पेड़ों का घनत्व बहुत अधिक है, तो उसको वन बोलते हैं। जैसे वर्षा वन हो गया, आपका पर्णपाती वन हो गया इत्यादि। घास के मैदान क्या होते हैं। घास के मैदान, घास तो होती ही है लेकिन जो पेड़ों का घनत्व है वो बहुत कम होता है, पेड़ों का घनत्व कम होता है। जैसे आपके सवाना घास के मैदान हो गए, आपका स्टेपी घास के मैदान होगा, आपके प्रेरीज घास के मैदान हो गए। ठीक है। और दूसरी ओर तीसरी बात कर लें, मरुस्थल क्या है। मरुस्थल जहाँ पर पेड़ों का घनत्व बहुत कम होता है, यानी कि वनस्पति जो होती है वो बहुत विरल पाई जाती है, वनस्पति बहुत कम होती है और तापमान चरम होता है। चरम का मतलब तापमान उच्च होता है अथवा निम्न होता है। तो चलिए इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है। वनस्पति के आधार पर। ठीक है। अब वनस्पति किस तरह की होगी, वो वन होंगे, घास के मैदान होंगे अथवा मरुस्थल होंगे। ठीक है। तो दो कारक है हमारे, वर्षा और तापमान, जो निर्धारित करते हैं कि उस क्षेत्र की वनस्पति किस प्रकार की है, वो वन है या घास के मैदान है अथवा मरुस्थल है। तो देखिए, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान अगर होगा, ठीक है, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान, तो वन बनेंगे। कौन से? सदाबहार वन, यानी कि वर्षा वन बनेंगे। जैसे आपका इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, आपका भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे वर्षा वन पाए जाते हैं, जैसे अमेजन के वर्षा वन, कांगो के वर्षा वन। ठीक है। आपका दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, तो कौन से वन बनते हैं? वर्षा वन। ये इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको कि तापमान। ठीक है। अगर वर्षा मध्यम है और तापमान अधिक है तो कौन से वन बनते हैं? पर्णपाती वन बनते हैं, पतझड़ वाले वन। ठीक है। अब घास के मैदान कब बनते हैं? अगर वर्षा कम है, ठीक है, और तापमान अधिक है। ठीक है। वर्षा कम है, तापमान अधिक है, तो सवाना प्रकार के घास के मैदान बनते हैं। सवाना प्रकार के घास के मैदान, जैसे अफ्रीका में घास के जो मैदान है। ठीक है। और तापमान, वर्षा बहुत कम है, तापमान भी कम है। वर्षा कम है, तापमान भी कम है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वर्षा बहुत ही कम है, वर्षा होती नहीं, लेकिन कम होती, मध्यम वर्षा होती है।
तो वहाँ पे स्टेपी घास के मैदान बनते हैं। ये ठंडे घास के मैदान हो, जो यूरोप और अमेरिका में पाए जाते हैं, और कुछ ब्राज़ील वाले अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, अर्जेंटीना वाला क्षेत्र जो है, ठीक है। तो वर्षा भी कम है और तापमान भी कम है। तो तापमान कम है तो ठंडे घास के मैदान बनते हैं, स्टेपी प्रकार के। अब मरुस्थल कब बनते हैं? जब वर्षा बहुत ही कम हो और तापमान बहुत अधिक हो तो उष्ण मरुस्थल बनते हैं, यानी कि गर्म मरुस्थल, गर्म रेगिस्तान। और वर्षा बहुत कम है और तापमान भी बहुत कम है तो ठंडे मरुस्थल बनते हैं, जैसे भारत का लद्दाख का मरुस्थल। तो दोस्तों आज हम दो प्रकार के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। तो एक एक उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो गर्म मरुस्थल के अंतर्गत हम सहारा मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सहारा मरुस्थल का जो मैप दिया गया है, यहाँ पे अवस्थिति देख लेते हैं, अफ्रीका, ठीक है। महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से देश हैं, वो देख लेते हैं। कौन कौन से कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मेरिटोनिया, ठीक है, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। यानी कि जो उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। आपका माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, आपका अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, ठीक है, मॉरिटानिया हो गया, और पश्चिमी सहारा वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी सहारा देश है, ठीक है। सोमाली और गणराज्य इरिट्रिया में भी मरुस्थल का कुछ भाग पाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। तो ये तो हो गई अवस्थिति, ठीक है। अब ये मरुस्थल, आपके मन में आता होगा कि मरुस्थल है तो वहाँ पे रेत होती है, बालू होती है, रेत के टीले होते हैं। ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं होता है। सारा मरुस्थल की बात करें तो ये विशाल परतों से ढका हुआ है, विशाल परतों से ढका होता है मरुस्थल। ऐसा हर जगह नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बजरी के मैदान है, कंकड़ पत्थर हैं, नग्न चट्टानी वाली सतहें हैं, उत्थित ऊंचे उठे हुए पठार हैं। तो कई कई पठार पर्वत भी हैं वहाँ पे, कुछ चट्टानें भी हैं जो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो ये पठारी वाला क्षेत्र है, पठारी मरुस्थल है। यहाँ पे कंकड़ पत्थर, बजरी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जलवायु की। तो सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी है? तो सहारा मरुस्थल की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। गर्म है और शुष्क क्यों है? क्योंकि वर्षा की कमी है, बारिश नहीं होती है यहाँ। बारिश ऋतु, जो वर्षा ऋतु है, वो अल्पकाल के लिए होती है, ठीक है। आकाश बादल रहित होते हैं और निर्मल होता है, ठीक है। नमी संचय की अपेक्षा यहाँ पे जो बारिश होती है, नमी संचय नहीं हो पाती है, जो जल है वो बाष्पित हो जाता है क्योंकि इतनी गर्मी ही है यहाँ पे। तो तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। जिसमें रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं और तापमान के विकर्ण के चारों होने से चारों तरफ कुछ ना सब कुछ गर्म हो जाता है। और रातें इसके विपरीत क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं, जहाँ कभी कभी जो तापमान है वो हिमांक बिंदु यानी कि 0 डिग्री भी पहुँच जाता है। तो तापमान जो है बहुत ही चरम होता है, दिन का तापमान बहुत अत्यधिक होता है और रात का तापमान निम्नतम होता है। अब हम बात करेंगे, जलवायु की बात कर ली हमने, अब हम वनस्पति और प्राणी जात की बात करेंगे। तो यहाँ पे वनस्पतियाँ किस तरह की होंगी? उसी तरह से वनस्पतियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पे शुष्क जलवायु है, बारिश है नहीं। तो वनस्पतियाँ क्या करती हैं? अपना जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांस एवोपरेशन होता है, उसके थ्रू क्या होता है? पानी बाहर छोड़ती हैं वनस्पतियाँ। तो पत्तेदार वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, कांटेदार वनस्पतियाँ होती हैं। जो पत्ते हैं वो कांटे का रूप ले लेते हैं क्योंकि उनका अपना भोजन और पानी बचाना होता है। तो यहाँ पे वनस्पति कौन सी होती है? कैक्टस होती है, खजूर के पेड़ होते हैं, एकेसिया होते हैं, ठीक है, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। और कुछ स्थानों पर क्या होते हैं? मरुद्यान भी होते हैं। मरुद्यान ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी होता है रेगिस्तान में, और उस पानी के चारों ओर वनस्पति उग जाती है, ठीक है। तो कुछ स्थान पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे रहते हैं, जैसा कि चित्र में आपने देखा होगा, ये मरुद्यान है। यहाँ पे पानी का कुछ स्रोत है ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ पे पेड़ उगाते हैं छोटे से टापू पर, तो इसी को मरु उद्यान भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जीव जंतु किस तरह के होते हैं। तो जीव जंतु भी उसी तरह से अनुकूलित होते हैं, जो अपने उस वातावरण में अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे ऊँट है,
ऊँट के गद्दीदार पैर होते हैं तो उसको चलने में आसानी होती है। लकड़बग्गा, सियार, ये लोग बिल में रहते हैं क्योंकि बिल जो होते हैं ठंडे होते हैं, अंदर तक बिल कर लेते हैं ज़मीन के अंदर, तो उनको ठंडक पहुंचाता है। जैसे लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ये सारी प्रजातियां जो है ना बिलों में रहती हैं, ठीक है। छिपकलियां आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये हो गया सारा मरुस्थल में, सारा रेगिस्तान में मरु उद्यान। अब यहाँ पे बात करते हैं, वैज्ञानिकों को यहाँ पर मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो आपके अनुसार क्या हो सकता है? मछलियों के कंकाल मिले हैं तो कभी ये क्या था, यहाँ पे पानी था, पानी की संभावनाएं थी, चाहे वो समुद्र हो या नदियाँ हों या झीलें हों, लेकिन बाद में ये मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। तो ये अनुमान लगा सकते हैं मछलियों के कंकाल। मछलियाँ तो पानी में रहती हैं, या तो समुद्र होगा या तो झीलें होंगी या तो फिर वहाँ पे नदी कोई बह रही होगी, ठीक है, किसी टाइम पे। अब लोगों की बात कर लेते हैं, लोगों के व्यवसाय की बात कर लेते हैं। अब जलवायु जैसी होगी वैसे लोगों का रहन सहन होगा, उनके ऑक्यूपेशन जो हैं, ठीक है, उनका जो तरीका है, रहने का तरीका, उनका व्यवसाय है, वो उसी के अनुसार होगा। तो यहाँ पे कैसे लोग होते हैं? यहाँ पे लोग खानाबदोश लोग होते हैं। तो इनमें से बेदुइन, तुआरेग, ठीक है, इस तरह के लोग पाए जाते हैं, लोग रहते हैं जो खानाबदोश होते हैं, चलवासी जनजाति वाले लोग होते हैं। और ये किन चीज़ों को पालते हैं? बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े इत्यादि जानवर पालते हैं। और इन्हीं जानवरों से इनका जो क्रियाकलाप है, व्यवसाय चलता है, चाहे वो दूध हो, चाहे मक्खन हो, चाहे चमड़ा हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन दूध मिल जाता है इनको, खाल के लिए क्या करते हैं, पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, चलवासी लोग हैं जो पशुचारण करते हैं, पशुओं को चराते हैं, ठीक है। और जो पशुओं को चराते हैं तो पशुओं के आधार पर ही इनके व्यवसाय भी होंगे पशुओं से संबंधित। जैसे डेयरी उद्योग होगा छोटा मोटा, जो चमड़ा मिल जाता है पशुओं से, उससे ये अपना औद्योगिक जीवन चलाते हैं। उन पशुओं के बालों से चटाई बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कपड़े और कंबल बनाते हैं। ये इनके हो गए व्यवसाय। अब बात कर लेते हैं, मरु उद्यान की बात की थी, तो मरु उद्यान कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो मिस्र नदी की जो घाटी है, मिस्र में नील घाटी है, तो वहाँ पर ये जो मरु उद्यान है ये काफ़ी मददगार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ के जो होते हैं, खजूर के पेड़ उगाए जा सकते हैं। कहीं कहीं अगर पानी ज़्यादा है तो चावल की, जौ, गेहूँ, सेम इत्यादि की फसलें भी उगाई जा सकती हैं, क्योंकि मिस्र में जो है वहाँ पे नील नदी भी बहती है और वहाँ पे मरु उद्यान भी पाए जाते हैं। मरु उद्यान ऐसा क्षेत्र है रेगिस्तान में जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है, एक छोटा जल द्वीप होता है वो, ठीक है। तो मिस्र में उगाए जाने वाली जो कपास है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है अपनी गुणवत्ता के लिए। तो मिस्र में खेती भी होती है। अब इतना ध्यान रखिएगा, अगर रेगिस्तान है तो ये मत सोचिएगा कि कुछ होता ही नहीं वहाँ पे व्यवसाय होते हैं, कृषि होती है, लेकिन जो फसलें भी होती हैं वो वही होती हैं जिनको पानी की उपलब्धता कम होती है, पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। अब खनिजों के बारे में पढ़ लें तो जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पे खनिज तेल पाए जाते हैं, ठीक है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, यहाँ पे क्या है, खनिज तेल का भंडार मिले हैं, खनिज तेल के भंडार मिले हैं। जो आयरन ओर मिले हैं खनिजों में, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम वगैरह की माइनिंग की जाती है, ठीक है। क्या की जाती है? माइनिंग की जाती है। तो इससे अर्थव्यवस्था इनकी सुचारू रूप से चलती रहती है। अब संस्कृति की बात कर लें तो संस्कृति कैसी है? सारा संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्थ अफ्रीका वाला क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जनजातीय लोग हैं लेकिन मुस्लिम जनजातीय लोग पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो बेदुइन होते हैं वो मुस्लिम जनजातीय वाले लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ मस्जिदों में जो कांच होती है, अब कांच की खिड़कियाँ लगने लग गई हैं, ठीक है। मस्जिदों में लोग पहले ऊँटों से चलते थे, अब राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए, क्योंकि माइनिंग एरिया हुए, विकास हुआ, जहाँ पर तेल मिलना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तेल मिलना तो मतलब पैसा आएगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाएंगे, बहुत सारे सड़क मार्ग बन जाएंगे। तो अब ऊँटों और घोड़ा गाड़ी का स्थान सड़कों ने ले लिया है, ठीक है। किसने ले लिया? सड़कों ने, वाहनों ले लिया है, ठीक है। तो आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से चलवासी से शहरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, ठीक है। शहर बसने लगे हैं
और वे नौकरी भी ढूंढने लगे हैं तेल और गैस के कार्यों में, क्योंकि तेल का खदान भी मिली हैं, गैस की खदानें भी मिली हैं। तो गैस की माइनिंग होती है, तेल की भी माइनिंग है, तेल के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, तो ये जीवन किस तरह से बदल गया है वहाँ पे। तो अर्थव्यवस्था जीवन परिवर्तन का एक कारण है। जिस तरह से जीवन होगा अर्थव्यवस्था भी उसी तरह से होगी, और अर्थव्यवस्था जिस तरह से होगी जीवन भी उसी तरह से होगा। अब बात कर लेते हैं ठंडे मरुस्थल की, ठंडा रेगिस्तान। अभी हमने गर्म मरुस्थल की बात की, अब हम बात कर लेते हैं ठंडा। तो इसका एक उदाहरण है लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल। और ये क्या है, उत्तरी लद्दाख में, लद्दाख का मरुस्थल जो है उत्तरी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, कराकोरम, कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ उत्तर में, और दक्षिण में जास्कर। अगर इसको मैप के थ्रू देखें तो ये हो गया आपका कराकोरम रेंज यहाँ पे, और ये हो गया आपका जास्कर, और बीच वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख का मरुस्थल। और ये कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, लेह और लद्दाख का मरुस्थल। ठीक है, इसमें कारगिल भी शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर में क्या है, कराकोरम पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में क्या है, जास्कर है, और लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं। और ये मरुस्थल क्यों है, ठंडा है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है, बारिश क्या है, कम होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं, सिंधु नदी भी बहती है यहाँ से, उसकी जो ट्राइब्यूटरी होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं वो भी बहती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे गॉर्ज का निर्माण किया हुआ है, गहरी घाटियाँ बन गई हैं, गॉर्ज का निर्माण हुआ है। और लद्दाख में बहुत सारी हिमानियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी शुष्क है। ठीक है, क्योंकि पर्वतों का जो पानी है वो पर्वत के काम नहीं आता, वो मैदानी क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ग्रेंगी हिमानी है वो भी पाई जाती है लद्दाख में। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग कितनी है, 3000 मीटर है, कारगिल वाला जो क्षेत्र है, और कराकोरम में लगभग 8000 मीटर है। अभी दिखाया था आपको, ये वाला आपका क्षेत्र कारगिल का क्षेत्र हो गया, और ये कराकोरम वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ 8000 मीटर के करीब है, और यहाँ पे 3000 मीटर है, तो 3000 मीटर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, ऊंचाई जो है बढ़ रही है। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है, ध्यान रखिएगा। जलवायु कैसी है, शुष्क है और शीतल है। ऊंचाई पर वायु की पतली परत होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता भी महसूस होती है। पर पहाड़ों पे जाओगे तो वायु की पतली परत होती है, इसलिए वहाँ पे तीव्रता भी महसूस होती है, धूप काटती हुई लगती है। अगर पहाड़ों पे जाओगे दिन के समय देखो तो धूप काटती है, और रात में बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में। और रात का तापमान 0 से -30 डिग्री नीचे चला जाता है। जबकि अगर ठंडों की बात करो, सर्दियों की बात करो, तो तापमान जो है ना -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, ध्यान रखिएगा। चूँकि यहाँ हिमालय के वृष्टि छाया, और ये जो लद्दाख का क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ध्यान रखिएगा, वर्षा बहुत ही कम होती है लद्दाख का क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची श्रेणियाँ हैं, इसलिए वहाँ पे हवाएं नहीं जा पाती हैं। जो पछुआ पवन हो गई, या आपका जो मौसमी पवनें हो गई, आपका मानसूनी पवनें हो गई, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिससे वर्षा नहीं होती, क्योंकि ऊंचाई भी अधिक है। और लद्दाख का क्षेत्र, लद्दाख क्या है, घाटी जैसा क्षेत्र है। ठीक है, मुश्किल से यहाँ पे कितनी बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बारिश होती है। और ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। हवाएं जो है ना बाहर से नहीं आ पाती, लेकिन यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे वनस्पति जात और प्राणी जाति। यहाँ पे वनस्पति किस तरह की पाई जाती है। वनस्पति क्या है, शुष्कता के कारण वनस्पति क्या है, विरल है। यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं घास और छोटी झाड़ियाँ मिल जाती हैं, और घाटी में सरपत और पॉपुलर उपवन देखे जा सकते हैं। पॉपुलर और सरपत के पेड़ दिख जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ठीक है, ये पाए जा सकते हैं। तो जम्मू में ज़्यादा मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं सेब, लेकिन लद्दाख में बहुत कम होते हैं। पेड़ होते हैं लेकिन कम होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। ठीक है, जिसमें रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोनॉक है, रेवन है और हूप है। यहाँ पे पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनमें से कुछ पक्षी प्रवासी भी होते हैं।
और लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी, ठीक है, जंगली भेड़, याक, ठीक है, बैल जैसा जानवर होता है, याक विशेष रूप से कुत्ते पाए जाते हैं। और इन पशुओं में दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इन पशुओं को पाला भी जाता है दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए। याक के दूध का उपयोग किस में किया जाता है? पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो ये हो गए उनके व्यवसाय। तो व्यवसाय किस पे आधारित हैं? बिल्कुल पूरी तरह से किस पे आधारित है? पशु व्यवस्था पे, ठीक है, पशुचारण पे, पशुओं पे, डेयरी पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। खापाचान, लद्दाख को किस नाम से भी जाना जाता है? खापाचान के नाम से भी जाना जाता है। चीरू अथवा तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप क्या है? लुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार सातूस नामक इसके ऊन से के लिए किया जाता है। कौन सा ऊन होता है इसमें पाया जाता है? सातूस ऊन पाया जाता है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। तो ये क्या है? एक लुप्त प्राय जीव है और इसी शिकार की वजह से ये लुप्त प्राय हो गया है। तो ये बहुत ही हमारी डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही खतरा है शिकार करना। अब यहाँ बात कर लेते हैं लोग किस तरह के पाए जाते हैं, लोग की परंपराएं क्या हैं, धर्म क्या है। तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर कौन से हैं? मुस्लिम लोग हैं और बौद्ध हैं, मुसलमान या बौद्ध हैं, ठीक है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। गोपा, कुछ मठ प्रसिद्ध मठ हैं, जैसे हेमिस मठ है। और जो हेमिस मठ है, तो हेमिस के नाम पे एक नेशनल पार्क भी है, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा मठ कौन सा? थिक्से है, फिर से है और लामा यूरू है, ठीक है, ये मठ पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे के निवासी खेती भी करते हैं, जैसे आलू की, टमाटर की, मटर की, सेम, शलजम की खेती भी करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। इतनी ठंड ज़्यादा होती तो अन्य कार्यों में व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, वे केवल घर में एवं खेतों में काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं। और लद्दाख की राजधानी लेह है। राजधानी क्या है? लेह है। अभी लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। क्या है दोस्तों? यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली बात जुड़ी हुई है। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है और सड़क मार्ग भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, ठीक है, ए के लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। तो कश्मीर की घाटी को, ठीक है, लेह से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा, ध्यान रखिएगा, जोजिला दर्रा दिखाया था, जोजिला दर्रा, ये देखिए यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, जोजिला दर्रा, ध्यान रखिएगा। कौन सा दर्रा पाया जाता है यहाँ पे? जोजिला दर्रा पाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे संस्कृति की बात कर लेते हैं। संस्कृति से बात करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं मनाली और लेह मार्ग। मनाली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। लेह कहाँ पे? लद्दाख में। राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। कौन सा? रोहतांगला, बारालाचा और लुनगालचा, ठीक है, और टंगलंग ला। ला का मतलब होता है दर्रा, ठीक है, रोहतांगला, बारालाचा ला, ठीक है, लुनगालाचा ला, ठीक है, टंगलंगला, ठीक है, ये 4 दर्रे हैं। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है, जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है। बाद में क्या होता है? बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बाद में क्या होता है? बर्फ़ आ जाती है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये बंद रहता है। अब यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन है। कौन सा उद्योग? यहाँ पे पर्यटन उद्योग है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पे आते हैं, ठीक है, पर्यटन के लिए। तो यहाँ पे गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर, उत्सव और अनुष्ठान जो होते हैं सर्दियों में, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेंजेज भी हुए हैं। अब चेंजेस क्या हुए हैं? आधुनिकीकरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जीवन में परिवर्तन भी आ रहे हैं। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं।
और इनको धर्म में भी इन लोगों ने ढाला हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। ये ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना, जो बुद्धिज्म है धर्म, वहाँ पे क्या है, संसाधनों को इकट्ठा नहीं करने की परंपरा रहती है, तो उन्होंने प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़े हैं कि ये हमने आज पढ़ा रेगिस्तान के बारे में। रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है, रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल में हमने सारा पढ़ा, सारा रेगिस्तान के पढ़ा, और ठंडे में हमने क्या पढ़ा, आपका लद्दाख का मरुस्थल। और इन दोनों रेगिस्तानों में हमने वनस्पतियों के बारे में पढ़ा, जीवों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, संसाधन क्या हैं, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, ठीक है, लोगों की शैली क्या है, धर्म क्या है, उनका कल्चर किस तरह से है, वो सारी चीज़ें पढ़ें। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट करती हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा, और ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है NCERT 7th क्लास का। अगर आपको अच्छा लगे ये चैप्टर, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।